तो दोस्तों, आज मैं अपनी छोटी सी कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आप लोगों से मैं शेयर करूँगा कि भाई मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और मेरी जर्नी कितनी ख़तरनाक रही। ख़तरनाक ही समझो, क्योंकि भाई मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। अपना करियर स्विच किया, जबकि उसमें मैं करना चाहता था, वो मेरा पैशन भी था कि मैं वो चीज़ को करूं, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाया क्योंकि भाई मैं डेस्परेट था कि भाई मुझे बाहर ही जाना है, इधर फॉर स्टडी इधर फॉर जॉब। मैंने जब कॉलेज पास आउट किया तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना स्टडी के लिए ही चला जाए। तो स्टडी के लिए मैं न्यूजीलैंड आने वाला था और सारा कंसल्टेंसी के द्वारा मेरा सब कुछ हो गया था। आइल्स भी कंप्लीट हो गया था, 6.5 बैंड थे मेरे उस टाइम पे। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई मतलब जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फिल किया, जब मतलब कंसल्टेंसी ने जब सब कुछ किया ना, तो भाई उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि भाई तुम जो पैसा है कि उस पैसे को तुम्हें जो शो करना है अकाउंट में, जो एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि फ़ीस मैंने ऑलरेडी पे कर चुका था, एडमिशन हो गया था। फ़ीस पे करके जब वीज़ा की बारी आई तो उसमें शो करना था। तो शो करने के लिए जो पैसा था वो आपको मतलब सैलरी का होना चाहिए या 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने पुराना था अकाउंट में पड़ा हुआ, बट हुआ ये कि उस पे भी उन्होंने पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया वीज़ा। कोई कारण नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तो भाई उस टाइम पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। सो मैं बहुत मतलब परेशान हो गया कि अब क्या करूं क्या करूं। सो मुझे मतलब उस टाइम पे हमें कोई मतलब मुझे ऐसे बताने वाला नहीं था कि भाई मतलब यू कैन गो विद योर इंजीनियरिंग, यू कैन इवन अप्लाई विद योर इंजीनियरिंग। मतलब कोई ऐसा बताए कि भाई आप जो है इंजीनियरिंग करके भी बाहर जा सकते हैं, आप मतलब कर सकते थे अप्लाई। बट मुझे इस तरह का कुछ था नहीं, तो आइडिया भी नहीं था। और उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं रहता था कि भाई वहाँ से कुछ जानकारी मिले या कुछ। सब मतलब अपने अपने आप में ही भाई, क्योंकि भाई छोटे से गांव से आके फिर मतलब इंजीनियरिंग करके ये सब चीज़ें भाई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों की समझ में देखो आती है कि नहीं, क्योंकि भाई आप लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया, मेरा क्या मोटिव था। क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे जब कोई काम होता है ना, उसके पीछे एक मोटिव ज़रूर होता है, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो। तो उसके बाद मैं मतलब फिर मैंने स्विच कर लिया होटल मैनेजमेंट में और मैंने एडमिशन लिया और मैं फिर उस 6 महीने बाद मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो भाई मैं इंदौर से मैंने ट्रेनिंग की एमपी में 6 महीने। इंजीनियरिंग करने के बाद 1500 का स्टाइफन लिया और 6 महीने कंप्लीट करने के बाद फिर मैं मुंबई चला गया काम करने। मुंबई में मैंने काम किया 1.5 से 2 साल। फिर जब उसके बाद मैं घर आया, घर के बाद बोले तो फिर मैं मतलब मुंबई से मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन हो रहा था लाइफ, मतलब अजीब सा हो गया था कि यार 1.5 साल बहुत हो गए। सो मैं आगे मूव ऑन कर गया और फिर मैंने उत्तराखंड में ही मतलब देहरादून में मैंने काम चालू किया, वहाँ पे मैं जॉब करना चालू किया। बट हुआ ये कि उसी दौरान कोविड आ गया। अब भाई जॉब में तो लगे हम, ठीक है। अब होता यह है कि जब आप 6 मंथ अंडर 6 मंथ होते हैं तो उसमें वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे ही आई थिंक 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया था उन्होंने, और मुझे पता है 6 मंथ 26 को होने वाले थे कंप्लीट। और उन्होंने मेरे को मैं छुट्टी गया हुआ था 2-3 दिन की, वीक ऑफ था मेरा। तो मैं जो वीक में मतलब मंथली जो ऑफ होते थे मैं लेता था और मैं घर चला जाता था इकट्ठे। तो मैं घर गया हुआ था, भाई साहब इन्होंने फ़ोन किया लेमन ट्री देहरादून वालों ने कि आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए, आपको निकाल दिया गया है और जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी क्लियरेंस वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब उन्होंने निकाल दिया। फिर कोविड तो भाई साहब तबाह कर दिया सब कुछ। तो उसके बाद घर बैठे रहे, बस अपनी ज़िंदगी उस वहीं से स्ट्रगल करना चालू हुआ। तो भाई घर में पत्थर तोड़े, अरे पत्थर तोड़े मीन्स पत्थर उस टाइम पे रोड का काम चालू था, ऑल वेदर रोड का। तो वहाँ पे स्ट्रगल किया घर पे, जो घरों पे काम होता ही है गांव में, क्या शर्म, क्या कुछ भी काम होता है कभी। तो भाई वहाँ पे काम किया घर पे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसके बाद आई कि भाई एक बंदा है कि भाई वैकेंसी आ रखी है, और वैकेंसी आ रखी है। तो हम लोग थे कम से कम अराउंड 10 पीपल, ठीक है। तो और उसमें से 3-4 लोग तो उसे जानते भी थे, बकायदा फैमिली तक इन्वॉल्व थी उनकी। सो भाई मतलब काम ऐसा था कि भाई नहीं, काम तो होना ही होना है।
सो वी वर ट्राइंग टू मतलब हम लोग जो वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे वो कनाडा का था उस टाइम पे। और भाई लोगों ने जब बात हुई मेरी, तो भाई हाँ वो जानते हैं एकदम खासम खास एकदम बढ़िया से घर तक, मतलब उनके घर में लॉयर भी है। और भाई बंदे को ऐसा था कि बस फुल प्रूफ एकदम कि हाँ नहीं भाई साहब काम तो होके रहेगा। सो हमसे कहा गया कि भाई अराउंड 12 से 14 लाख रुपए लगेंगे। तो ठीक है, हम एग्री हो गए, ओके अगर काम हो रहा है और इतने बंदे इन्वॉल्व है, ठीक हम निकल गए घर से। तो भाई घर से निकल गए, कोविड का ऑलमोस्ट मतलब कोविड मेरे ख्याल से उस टाइम पे चालू ही हुआ था और मतलब मतलब खत्म होने वाला था आई थिंक। हाँ उस टाइम पे कोविड ऑलमोस्ट चरम पे था। तो जब खत्म तो नहीं हुआ, मतलब उसकी वैक्सीन्स चालू हो गई थी तो थोड़ा कम हो गया था, तो ओपन हो गई थी चीज़ें, बट फिर भी फ्लाइटें कुछ हद तक कम चल रही थी। तो भाई साहब ने क्या किया कि बोला कि भाई इंडिया से तो वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम दुबई से अप्लाई करना है। सब कुछ आ गया है। उस टाइम पे कोई जानकारी नहीं थी कि भाई वहाँ कनाडा में जो जॉब का क्या लेना देना होता है, किस तरह से वहाँ पे एप्लीकेशन निकाली जाती है, जो जॉब वैकेंसीज होती हैं वो उनके लिए क्या क्या किया जाता है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया ना कि भाई क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है पिछली वीडियोज़ में, तो उस तरह का हमको किसी ने नहीं बताया, कुछ जानकारी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये कागज़ चाहिए, वो चाहिए, कागज़ आ रहे हैं करके। ठीक है, तो अप्लाई कर रखा है बोला। तो भाई साहब हमें कुछ थोड़ा बहुत पैसे दिए, 1-1 1.5 लाख रुपए, चल गए हम भी। भाई हमको पहले नेपाल लेके गया, उसका नाम है, एजेंट का नाम है जसविंदर, पंजाबी बंदा जसविंदर, वो हमको लेके गया नेपाल। अब हुआ ये कि हम एयरपोर्ट पे हम चले गए नेपाल। ठीक है, एयरपोर्ट पे हुआ क्या कि जब इमिग्रेशन हुआ ना उसको रोक दिया और हम निकल गए थे। तो हमें लगा कि भाई कुछ हुआ होगा, बट जब हमें पता चला कि भाई वो उसका जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्टेड है, समझ रहे हो। और तब भी बंदे जो साथ में भी थे उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक, हम नेपाल चले गए भाई। हमने नेपाल होटल में रहे 7 दिन। भाई उस टाइम पे तो क्या था कि जब मतलब जा रहे थे ना उस टाइम पे तो हर जगह आपको कोविड टेस्ट होना जरूरी था, ये सो फलाना ढिमकाना, बहुत मतलब फॉर्मेलिटीज थी। तो हम नेपाल में रहे 7 दिन। 7 दिन के बाद उसने बोला कि भाई वापस आओ। उसके बाद वापस गए नेपाल से उसका तो पासपोर्ट भाई जब्त हो रखा था। तब हम दिल्ली में रहे, वहाँ पे फरीदाबाद में 2-3 महीने, लगभग 2 महीने लगभग। ठीक है, उसने बोला नहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों मतलब मैं भरोसा करता चला गया औरों के पे भी कि भाई हाँ, मतलब इंडिविजुअली कोई स्टैंड नहीं ले पाया कि नहीं भाई मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा, जबकि मैं डाउटफुल था पहले से ही, मुझे कुछ दाल में गड़बड़ लगी रही थी। बट और तो ऐसे कॉन्फिडेंट थे कि नहीं नहीं काम होगा। सो मैंने भी चला यार, मैंने कहा जब सब बोल रहे हैं तो मैंने कहा चलो। उसके बाद बंदे ने बोला कि भाई दुबई की तो ऐसी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किए दुबई के, बट सबके नहीं आए थे। तो उसने क्या किया कि वाया मालदीव, पहले मालदीव चलो बल, वहाँ से मालदीव चले, हमारे ही पैसों पे, हमने जो पैसे दिए थे उन्हीं पे पहले हमको नेपाल भेजा, फिर हमको मालदीव लेके गया। मालदीव, अब भाई उसका पास मेन था उसका पासपोर्ट, और भाई वो इतना खतरनाक बंदा, उसकी ना तो हमारे पास कोई फोटो है और ना ही उसकी कोई मतलब उसका पासपोर्ट की कोई डिटेल है कि भाई वो किस पासपोर्ट पे गया। कहीं इतना फर्जी आदमी, किसी ने उसकी ये सब चीजें खबर नहीं ली, इतना कॉन्फिडेंट। आई मीन मतलब भाई साहब उस बंदे से सीखने वाली बात तो ये है कि भाई साहब इतना कॉन्फिडेंट बंदा भाई कहां से लाता है यार, इतना फर्जीवाड़ा और फिर भी इतना कॉन्फिडेंट। तो भाई हम पहुंच गए मालदीव। उस टाइम पे थोड़ा गर्म भी था भाई साहब, कोविड के चेक तो हर जगह थे, वहां भी रहे भाई। खाना तो भाई मालदीव में है ही नहीं क्योंकि सब बाहर से ही आता है, तो कैसा खाना, वही पानी वाली दाल, हर जगह नॉनवेज। मैं हूँ वेजिटेरियन भाई साहब, खाने के भी वांदे। चलो भाई वहां से नहीं, तो हम में से भाई उसने क्या किया था, हम में से इंडिया से कुछ बंदे उसने कतर भेज दिए। कतर से बल दुबई जाना है, ठीक है, कतर से दुबई जाना है। 2-3 बंदे कतर चले गए। कतर हम लोग कुछ बंदे हम मालदीव चले गए। मालदीव से वो भी था हमारे साथ। मालदीव में थोड़ा बहुत एंजॉय किया, वहाँ फोटो वाटो ली भाई, पर उसकी एक फोटो नहीं है, कहीं भी एक फोटो नहीं है उसकी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से जब हमारा वीज़ा, हम में से कुछ लोगों का वीज़ा आ गया था। ठीक, अब क्या हुआ भाई, उसका खुद का वीज़ा भी आ गया और दुबई का, और बाकियों का भी वीज़ा आ गया। अब रह गया मेरा वीज़ा नहीं आया। अब हुआ ये कि भाई जब मेरा वीज़ा नहीं आया तो मैं परेशान हो गया। वो खुद सारे के सारे चले गए
उसने बोला तुम्हारे वीज़ा में ऐसे ऐसे, बोला पासपोर्ट की कॉपी भेजो। भाई साहब प्रिंटिंग भी वहाँ पे, स्कैनिंग भी काफ़ी महंगी थी मालदीव्स में। भाई साहब करा कुरा के जैसे कैसे करके भेज दिया भाई वहाँ से, ठीक है। और इसी बीच थोड़ा थोड़ा पैसे वो मांगता भी रहा कि भाई आप इतने इतने पैसे दो सब। अब हमने तो दिए भाई, बाकियों की मैं नहीं जानता हूँ, हमने दिए, ठीक है। अब भाई तब मेरे को मालदीव्स में एक भाई जी मिले, वो गढ़वाली थे। तो वो गढ़वाली भाई साहब, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मतलब होते हैं ना भाई, अपना तो अपना ही होता है, कहीं भी हो रहो तो अपना बंदा अपना ही होता है, आखिर में वही काम आएगा। तो भाई जी ने, भाई साहब वो राणा थे, राणा भाई जी काफ़ी उम्र दराज है, मतलब उम्र दराज है, मेरे से तो बड़े ही हैं। तो भाई साहब वो खाना पीना जैसे उनका, मतलब उनका कंपनी का था, वो सऊदी जा रहे थे, तो वो क्वारंटीन करके जा रहे थे वहाँ। तो सऊदी जा रहे थे, तो उनका खाना कंपनी का ही था, तो खूब आता था खाना। तो वो मेरे को बुलाते थे कि आजा खाना खा ले, तो घूमने फिरने, मतलब सब चीज़, मतलब बहुत ख्याल रखता। अब अभी भी भाई जी से मेरी बातचीत होती है, तब से ही जानता हूँ उनको, वहीं से मालदीव से। तो भाई उनसे चलो वहाँ, तब उसके बाद मेरा वीज़ा आया, तब मैं वहाँ से बैठ गया दुबई के लिए। दुबई में भी भाई तब वहाँ से बस करके पता नहीं कैसे कैसे करके मैं कमरे में पहुँचा। भाई दुबई रहे हम 1 साल, दुबई से फिर गए हम शारजाह, शारजाह रहे भाई साहब। शारजाह रहने के बाद 1 साल, ऑलमोस्ट अ ईयर, मतलब लगभग 10-11 महीने हम वहाँ पे रहे। तब भी भाई साहब फुल उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई उतरने का नाम ही ना ले, इतना बंदा भाई हमारे पे और पैसे मांगे, और बंदे ने गाड़ी खरीद ली एकदम पीआईपी, एकदम 2-2 फोन ले लिए, कपड़े 5-5 हजार की टी शर्टें। हमने बोला यार चल वो तो उसका अपना मैटर है, बट फिर भी मतलब हमारा काम कराएगा कराएगा करके बंदों को बुलाया, कराया, रहे भाई वहाँ फ्लैट में एक साथ। बाप रे, अंधेरा बैच जैसे होता ना 10-15 बंदे इकट्ठे झेला। हमने कहा यार चलो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जीवन में। बट भाई साहब वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भाई बंदे ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, कि आप ऐसा करेंगे, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से, मतलब घुमा ही रहा था भाई वो बंदा, हर जगह से घुमा रहा था। फिर भी बंदों का कॉन्फिडेंस, जो बाकी जो बंदे थे वो भी भाई साहब बोल रहे नहीं नहीं होगा काम, होगा काम, होगा काम। दुबई से हुआ ये कि भाई जब 1 साल हो गए ऑलमोस्ट, भाई वो रुला रहा था, बहुत रुला रहा था, ऐसा रोना आ रहा था ना, मतलब आंसू ऐसे हो गए थे भाई की, मतलब आंखें पूरी तर 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 तर, क्या करे क्या करे क्या करे। बाकी लोग वहाँ से इंडिया आ गए। अब हुआ ये कि भाई दुबई में भी उसने जो हमारा टूरिस्ट वीज़ा था वो भी रिन्यू नहीं कराया, समझ रहे। अब कंट्री आउट करनी थी कैसे, उसने बताया नहीं कि भाई तुम्हारे वीज़े उसी के पास थे। और जब वीज़ा, भाई कैसे करें, उसके चक्कर में ना इतने पापड़ बेले ना, इतने पापड़ बेले क्या बोलूं, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। तो भाई बाद में कुल मिला के जब वहाँ से सब आ गए, मैं अकेला रह गया, फिर से वहाँ भी अकेला रह गया। भाई कंट्री आउट करने के लिए सऊदी में नहीं, यहाँ दुबई में, मतलब शारजाह में, वहाँ हर जगह अपने अपना रूल है उनके ना, हर सिटी के, हर राज्य स्टेट जो है उनके। तो शारजाह फिर गए भाई, शारजाह जेल, मतलब कैदी बन के नहीं गए, आउट करने के लिए वहाँ आपको वो फिंगर देने होते हैं कि आप कंट्री आउट कर रहे हैं करके, क्योंकि ओवर स्टे हो गया था ना भाई साहब। वहाँ सब निपटा के तब निकला मैं वहाँ से इंडिया। और भाई वहाँ मतलब इंडिया आने के बाद तो भाई मैं कंफर्म हो गया भाई कि अब तो इसके भरोसे तो बिल्कुल, मतलब सब पैसे भी ले लिए उसने, 10-12 लाख तो कैश उसको दिए हैं, और लगभग ये लगा लो कि 2-3 लाख तो अपने ऐसे ही खर्च हो गए, मतलब कुल मिला के 15 लाख के आसपास बात पहुंच गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या मुंह लेके घर जाना है, मतलब मेरे तो हाल ऐसे हो गया था एक बार को, तो मतलब विचार ऐसा आया कि भाई सुसाइड करने तक का मेरा विचार आया, समझ रहे हो, मतलब कि यार अब क्या है ज़िंदगी में, ख़त्म कर दो इस ज़िंदगी को ऐसा। बट रुका किस वजह से, भाई फैमिली है पीछे, उनको किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, बच्चे हैं, तो उनका जब भी कुछ ऐसा ख्याल आता तो बच्चों का चेहरा सामने आ जाता कि भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है यार, कुछ भी हो हार नहीं माननी है। तब जाके भाई कहीं मैं जब दिल्ली पहुंचा, फिर मैं उसके बाद डायरेक्टली सीधे एक रेस्ट होटल में लग गया हरिद्वार में। और हुआ है कि हरिद्वार में तो वहाँ पे मेरे को असली शांति प्राप्त हुई, मतलब जीवन को, मतलब ऐसा लगा कि यार आया मैं अच्छी जगह हूँ। हरिद्वार रहा तो जब भी मतलब मेरे को टाइम मिलता मैं घाट पे चले जाता और वहाँ पे शांति से बैठा रहता, अपने आप को, अपने जीवन को मतलब देखता कि यार क्या होगा कैसे होगा, भगवान से भी प्रार्थना करते रहता कि भाई कुछ हो मेरे जीवन में अच्छा।
तो भाई मैं करता रहा, प्रयास करता रहा उस टाइम पे। तब जाके भाई जब मेरे को ऑलमोस्ट अ ईयर कंप्लीट हो गए वहाँ पे हरिद्वार में, तब जाके मुझे मौका मिला न्यूजीलैंड आने का। और ये सब चीज़ें जो भी मैंने झेला, वो जैसे ही मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा आया ना, ये सब झेलने के बाद वो सब जो मैंने दुख झेले वो सब फुर्र हो गए। तब मेरे मन में एक चीज़ आई कि यार मतलब इतने पैसे लगे, देखो यार बुरा तो लगता है, पापा ने सोचा था कि यार कुछ करेगा लड़का, लगाए भरोसा करके, बट सब डूब दिए, सब डुबा दिए ना। बट फिर भी मतलब पापा ने साथ दिया कि हाँ यार चल कोई नहीं, सपोर्ट रहा कि चलो अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। किसी का पिछले जन्म का रहा होगा देने का, तब अगर वो वहाँ नहीं लगते कहीं और लगते, क्या होता कुछ नहीं कह सकते ना। जब लगना होता तो लगता है, ये कर्मा है, कहीं ना कहीं तो फिट कर ही देगा अपनी चीज़ों को। तो उसके बाद भाई साहब जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा वीज़ा आ गया, तब आया मैं न्यूजीलैंड। चैन की सांस ली, ऐसा लगा कि बस मेरा सपना पूरा हो गया यहाँ आने का। मैं मतलब क्या बोलूँ यार, इतना खुश था, हूँ। जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ पीछे मुड़ के कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो रोना आ जाता है कभी कभी। मतलब किस लेवल तक का डिप्रेस्ड हो गया था मैं। मतलब यार डिप्रेशन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस लेवल पे। बट हम पहाड़ी आदमी हैं, हम पहाड़ी लोग होते हैं, हमें डिप्रेशन ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि हम मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं भाई खुशी के लिए। ऐसा कुछ मतलब किसी मतलब डिप्रेस होना, ये सब चीज़ें मतलब हमारे मतलब मेरे को पता भी नहीं था डिप्रेस होना क्या है, मतलब क्या होता है डिप्रेस होना। बस परेशानी होती है, परेशान होता है आदमी तो डिप्रेशन हो गया। तो यही सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ के, मैं सब चीज़ें अपने जीवन में सब चीज़ को भुला के मैं आगे बढ़ गया। तो आज मुझे आई थिंक 2 साल से ऊपर हो गया है, और मैं यहाँ पे खुश हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, और फैमिली भी अच्छे से आगे बढ़ रही है। तो भाई कुल मिला के ये बात है कि जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि एजेंट्स के भरोसे मत रहना, वो यही कारण है कि भाई मैं खुद उनके जाल में फंस चुका हूँ। ठीक है, आप सोचेंगे कि यार किस तरह का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, मतलब कितना बोलते हैं ना कि आप लोग सोचेंगे कि क्या बेवकूफ़ आदमी था यार, कैसे पड़ गया ऐसे चक्करों में। मतलब हर किसी के मन में ख्याल आता है। अगर मैं भी अगर किसी तीसरे की कहानी सुनूं ना, तो मैं भी उसके बारे में अपनी राय ऐसी ही बनाऊंगा कि भाई कितना बेवकूफ़ आदमी रहा है वो, है जिसको ऐसे पता नहीं चला, इतने टाइम तक पता नहीं चला उसको कि भाई ये बेवकूफ़ बना रहा है, आपको लूट रहा है। बट आप वो चीज़ों को नहीं समझ पाओगे कि जो मतलब सिचुएशंस आती गई ना बीच बीच में, और जिस तरह का एक बनता गया, चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बनता गया, तो भाई वो चीज़ें बहुत मतलब आप जब उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे ना, तब पता चलेगा कि यार क्या होती है चीज़ें। बट ऊपर वाला ना करे कि आप इस तरह की किसी चीज़ों में फंसे। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, या यूं कहें कि भाई छोटी सी कहानी का एक बड़ा सा उदाहरण बेवकूफ़ी का। तो इसमें भाई काफ़ी कुछ था, खुशी भी है, गम भी है कभी। तो इस चीज़ से भाई एक ही सीख मिलती है कि एक तो भाई किसी दूसरे पे भरोसा ना करें। ठीक है, किसी ऐसे पे भरोसा ना करें, अपना पैसा ना फंसाएं, किसी को पैसे ना दें, अपनी मेहनत की कमाई कहीं ना दें, अपने घर वालों के पैसे बर्बाद ना करें। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अवेयर रहें इस सब चीज़ों को लेके, और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा आप लोगों को भी, है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बने रहिए जीत ब्लॉग 365 में। और अगली वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा। तो जय श्री राधे, बाय बाय, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी, कमेंट शेयर फॉलो जरूर कीजिए। फॉलो तो बनता है ना, आप लोगों को इतनी अच्छी कहानी जो सुनाई। हाँ जोक सपाट, बट ये कोई कहानी नहीं है, मेरा जीवन का एक छोटा सा पहलू है, छोटा सा हिस्सा है, जिसका मेरे जीवन के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा। तो मैं कैसे कैसे इन सब चीज़ों से उभरा हूँ ये मुझको ही पता है।
लोगों को भी पता होनी चाहिए ये बातें, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मतलब अपनी प्राइवेसी, ये मेरी कहानी है। तो आप लोगों को भी इस सब चीज़ से सीख लेनी चाहिए, ठीक है, कि भाई किस तरह से आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें आप माननी है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। तो ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो बने रहिए जीत ब्लॉग में। तो जय श्री राधे दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।